हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने एग्रीकल्चर के अपना जो पिछला स्टडी हमने किया था उसमें हम सस्यन के प्रकार इनके ऊपर हमने चर्चा किया था। सस्यन और उसके प्रकार के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो फसल पारिस्थितिकी, क्रॉप इकोलॉजी। ऐसे सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस का पहला बिंदु ही क्रॉप इकोलॉजी के नाम पर है। फसल के पहले जब आप कंटेंट की बात करते हैं कृषि विज्ञान में, तो कृषि विज्ञान में तो पहला पॉइंट ही ये दिया गया है पारिस्थितिक विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता, प्राकृतिक संसाधन, उन्हें कायम रखने का प्रबंध तथा संरक्षण, इनके ऊपर बात किया गया है और उसके बाद सेशन के ऊपर चर्चा किया गया है। मगर ऐसे देखा जाए तो सही क्रम को पहले हमें क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप पैटर्न, इन सब के ऊपर या सस्यन के प्रकार के ऊपर हमने बात किया। अब इन प्रकार पे बात करने के पश्चात हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वो है फसल पारिस्थितिकी। तो फसल पारिस्थितिकी का मीनिंग क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है? पारिस्थितिकी शब्द का तात्पर्य जो होता है वो है घर। जैसे परिस्थिति जो शब्द है वो बना है ओइकोस शब्द से, इकोलॉजी वो जो वर्ड है इकोलॉजी शब्द बना है ओइकोस से, OIKOS, इसका तात्पर्य होता है घर। तो इकोलॉजी का तात्पर्य होता है घर के अंदर में या एक निश्चित क्षेत्र, एक बाउंड्री के अंदर में मौजूद सभी जैविक एवं अजैविक पदार्थों का समूह, जो क्या करता है एक जगह के क्लाइमेट को डिसाइड करता है। तो ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी वास्तव में क्या चीज है? जो हम इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी में पढ़ते हैं वो यही चीज है। इकोलॉजी एक छोटे से स्थान के लिए जितने भी जैविक प्लस अजैविक, ये दोनों घटक के द्वारा उस पर्टिकुलर जगह के पर्यावरण का जो प्रभाव होता है उसे बताता है, ये इकोलॉजी कहलाया। तो इकोलॉजी जो रहता है या पर्यावरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह देखा गया कि जैविक और अजैविक घटक सभी पर्यावरण पर एक समान नहीं होते। स्थान बदलने के साथ साथ घटक में भी क्या होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड, उसके प्रॉपर्टीज दोनों में अंतर आते हैं। तो दोनों में जब अंतर आते हैं तो किसी स्थान विशेष की जलवायु उसके आसपास की जलवायु से क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। बताएं क्यों? क्योंकि जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बन रहा है इकोलॉजी, और यह इकोलॉजी जो रहता है वो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग के अनुसार बदलाव कर सकता है। समय और स्थान के अनुसार इसमें क्या आते रहता है, बदलाव होते रहता है। तो जब ये बदलाव होता है तो ये बदलाव बहुत बड़े स्तर से लेकर बहुत छोटे स्तर तक भी इसमें बदलाव संभव है, बदलाव आ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब फसल विज्ञान की हम बात करते हैं तो फसल विज्ञान पे जब या क्रॉप साइंस की बात कर रहे हैं कि ये जैसे कोई एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसे यहां पर ये फसल उगा हुआ है हमारा। अब इस फसल का ये अपने स्तर का एक छोटा सा क्षेत्र हुआ और एक क्षेत्र यहां बड़ा हुआ। तो ये जो बड़ा जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ये इकोलॉजी कहलाया हम लोगों का। मगर इसमें एक छोटा वो एरिया जो फसल के आसपास का क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये हम लोग का माइक्रो इकोलॉजी कहलाया, सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र कहला रहा है। ये सूक्ष्म जलवायु हिस्सा है। तो जरूरी नहीं है कि इस पूरे स्थान का जलवायु एक समान हो, तो इसके अंदर मौजूद सूक्ष्म जलवायु का भी स्थिति बिल्कुल इस वृहद जलवायु के ही बराबर हो। ऐसा जरूरी नहीं होता है सामान्यतः। तो किसी भी स्थान पर जहां फसल रखा हुआ है उस फसल के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों हैं वो मिलकर बनाते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी बनाते हैं। और उस इकोलॉजी में भी अनेक छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म छोटे छोटे जगह बने रहते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट हैं जहां इस कंपोनेंट का कैरेक्टरिस्टिक इस कंपोनेंट से क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक इधर वाले पॉइंट से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। इस पॉइंट का वैल्यू, इस पॉइंट पर जो भौतिक और रासायनिक जो संगठक है उसका मान इधर से चेंज हो सकता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं इनको कहा जाता है सूक्ष्म जलवायु। तो जब फसल विज्ञान की बात करते हैं तो ये सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला है पादप स्तर पर सूक्ष्म जलवायु होता है, दूसरा है मृदा स्तर पर सूक्ष्म जलवायु। इन दोनों को हमें ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो टाइम एंड प्लेस के अनुसार इनके मान में क्या आता है, बदलाव आता है। ये बदलाव जो है
छोटे छोटे स्तर के लिए अलग अलग होता है। उन्हीं छोटे छोटे स्तर को हम क्या नाम से जानते हैं? सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। तो सूक्ष्म जलवायु के लिए दो प्रकार के चीजें होती है। पहला है पादप स्तर की सूक्ष्म जलवायु और दूसरा है मृदा स्तर की सूक्ष्म जलवायु। पादप स्तर के सूक्ष्म जलवायु में क्या होता है? फसल के आसपास का क्षेत्र, फसल के अंदरूनी हिस्से का क्षेत्र और फसल का वो क्षेत्र जो जमीन के ऊपर मौजूद नहीं अर्थात जमीन के अंदर मौजूद है। तात्पर्य यह है जमीन के अंदर अर्थात जड़ वाले हिस्से। तो इनमें जो सभी फसल के, जैसे ये जमीन है तो जमीन से ऊपर का जो जलवायु है अलग होगा और जमीन के नीचे जो जड़ इस तरीके से फैले हैं इनका जलवायु अलग हो सकता है। तो ये एक सूक्ष्म जलवायु हुआ, ये दूसरा सूक्ष्म जलवायु हुआ। तो फसल के आसपास या अंदरूनी या निचले हिस्से का भाग के जो जलवायु होते हैं ये वातावरण या आसपास के वातावरण से भिन्न हो सकते हैं। यह अलग अलग फसल में अलग अलग भी हो सकता है। तो जो पादप स्तर का जो सूक्ष्म जलवायु है, पादप स्तर के सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं। पहला होता है पादप स्तर का जो सूक्ष्म जलवायु, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक है, पहला है पौधे का प्रकार, दूसरे पौधे का आकार और तीसरा है मृदा का रंग। पहला है पौधे का प्रकार, दूसरा है पौधे का आकार और तीसरा है मृदा का रंग। तो ये पादप स्तर पर सूक्ष्म जलवायु की बात किया गया। पादप स्तर अर्थात प्लांट लेवल पर किस तरीके से वहाँ का जलवायु डिपेंड कर रहा है और प्लांट का जो है कौन से प्रकार का पौधा है, उसका आकार क्या है, उसके पत्तों का आकार क्या है, उसका जड़ का आकार क्या है और वो किस मिट्टी में है। इन तीनों पर उस जगह का पादप स्तर का जलवायु डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा जलवायु रहेगा उसके अनुसार उनमें वृद्धि होंगी। भाई जैसे हम फसल चक्र की बात किए थे अभी पिछले क्लास में, फसल चक्र में क्या था, या जब हम मिश्रित सेशन की हम बात किए थे तो एक के साथ दूसरे फसल को जब हम लगा रहे हैं तो एक के साथ दूसरा फसल कब ग्रोथ कर पाएगा? जब दोनों फसल के लिए पादप स्तर और मृदा स्तर का जो सूक्ष्म जलवायु है वो अनुकूल होगा। उस स्थिति में ही मिश्रित सेशन की अवधारणा फलीभूत हो सकती है। जब तक जलवायु का स्तर सूक्ष्म रूप से समान नहीं होगा तब तक मिश्रित सेशन की अवधारणा लागू कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें मिश्रित सेशन को हमने पहले पढ़ा था और उसके बाद फिर हम जलवायु स्तर की बात कर रहे हैं। तो मिश्रित सेशन लेने के लिए या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने के लिए हमें किसी भी स्तर के जलवायु का पादप स्तर और मृदा स्तर के जलवायु को हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये दोनों स्तर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो पादप स्तर के सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं पौधे का प्रकार, पौधे का आकार और मृदा का रंग। जबकि मृदा स्तर की जब हम बात करते हैं तो मृदा स्तर के सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं मृदा का रंग है, सूर्य का प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु का वेग, ये सभी जो हैं वो मृदा स्तर पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? पहला इसका कारण है मृदा का रंग, मृदा का रंग, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तीसरा हो गया ताप, चौथा है हम लोगों का आर्द्रता, फिर है CO2 की उपस्थिति, CO2 लेवल, वायु की गति। ये सभी बिंदु ऐसे हैं जो किसी भी जगह पर मृदा स्तर के सूक्ष्म जलवायु को मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे मृदा का रंग होगा, देखें किसी भी प्लेस का जो जलवायु है वो जलवायु को प्रभावित करने के लिए एक सबसे बड़ा कारक होता है सूर्य का प्रकाश। हम इस चीज को जानते हैं कि जैसे मृदा का रंग होगा और जैसे मृदा की प्रकृति होगी उसके आधार पर वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा और परावर्तित करेगा। ये दोनों बातें शामिल हो रही है कि सूर्य के प्रकाश जब जमीन या धरती की सतह पर टकराएगी तो मृदा के रंग के अनुसार या उसकी प्रकृति के अनुसार ये सनलाइट जो है, ये सनलाइट इस तरीके से जब मिट्टी के सतह के ऊपर जब टकराएगी तो कुछ लाइट को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ को ये क्या करेगा? यहाँ से इस तरीके से परावर्तित कर देगा। तो ये मृदा का रंग और मृदा की प्रकृति है जो इस बात को डिसाइड करती है कि कितने सूर्य की किरण को उसको एब्जॉर्ब करना है और कितने सूर्य की किरण को उसे क्या करना है?
रिफ्लेक्ट बैक करना है। तो सूर्य के प्रकाश के बारे में यहां पर बोला गया है। तो मृदा स्तर की सूक्ष्म जलवायु सूर्य के प्रकाश कितना उस जगह तक पहुंच रहा है और सूर्य का प्रकाश कितना जमीन तक पहुंच रहा है, वो दोनों से होता है, पादप स्तर पे भी और मृदा स्तर पे भी। यदि पेड़ के पत्ते बड़े बड़े हैं अर्थात उसके नीचे की जमीन पर सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ पाएगा, छायादार स्थान हो गया। छोटे छोटे हैं तो बहुत अच्छे से वहां प्रकाश पहुंच जाएगा। तो उस पर्टिकुलर जगह पर पादप स्तर पे तो आकार और प्रकार जो है सूर्य के प्रकाश के ऊपर डिपेंड किया ही किया, मृदा स्तर पर भी सूर्य का प्रकाश एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो यहां एक छोटा सा टर्म आता है, टेक्निकल एग्रीकल्चरल टर्म है अल्बीडो, ALBEDO, अल्बीडो। अल्बीडो का तात्पर्य है, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है अल्बीडो। अल्बीडो का तात्पर्य है कि सूर्य के आपतित प्रकाश किरण का कितना हिस्सा मृदा परावर्तित करता है। जितना हिस्सा मृदा परावर्तित करता है वही हम लोग का क्या कहलाता है, अल्बीडो कहलाता है। तो अल्बीडो शब्द का तात्पर्य होता है कि मिट्टी की सतह या मृदा के सतह के द्वारा परावर्तित करने वाली सूर्य प्रकाश किरण की जो मात्रा होती है उसे हम कहते हैं अल्बीडो। तो अल्बीडो जो रहता है ये क्या काम करता है कि जितना ये सूर्य का प्रकाश यहां से परावर्तित होगी उसके आधार पर मृदा का रंग, मृदा की नमी, ताप स्तर जमीन का, ये सभी चीजें क्या होती है, डिसाइड होते हैं। तो इसके आधार पर मृदा स्तर से भी उस पर्टिकुलर जगह का जलवायु प्रभावित होता है। एक जलवायु है जो बहुत बड़े लेवल पर है, सूक्ष्म जलवायु बहुत है उसके छोटे स्तर पर है जहां पर प्लांट लगा हुआ है। जहां प्लांट लगा है उस जगह के सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक पादप स्तर का है और दूसरा मृदा स्तर का है। पादप स्तर के कारण वहां का सूक्ष्म जलवायु कैसे हो रहा है, पौधे का प्रकार, पौधे का आकार और मृदा का रंग, ये तीनों मिलकर पादप स्तर के जलवायु को प्रभावित करते हैं, जबकि ये पॉइंट्स मिलकर मृदा स्तर को करते हैं। दोनों में एक महत्वपूर्ण बिंदु है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य की प्रकाश जब धरती पर पड़ती है, जब उस जगह के मृदा पर पड़ती है तो कुछ हिस्से को सूर्य का प्रकाश का मृदा क्या होता है, सूर्य प्रकाश के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेता है, ये हम लोग का अवशोषित वाला हिस्सा हुआ, और ये जो है उसको रिफ्लेक्ट बैक करने वाला हिस्सा हुआ। तो रिफ्लेक्ट बैक जब करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अल्बीडो। तो अल्बीडो की मात्रा के आधार पर किसी भी जगह पर मिट्टी का रंग, किसी भी जगह की मिट्टी की नमी, मिट्टी पर ताप का स्तर, ये सभी बातें क्या होती है, डिसाइड होती हैं। इन्हीं के आधार पर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का लेवल भी अल्बीडो के आधार पर ही तय होता है। अल्बीडो में अंतर होने से विभिन्न तापीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब देखो, अल्बीडो में अंतर होना, इसका तात्पर्य क्या है, हो सकता है किसी जगह की मिट्टी ने सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया और कम को परावर्तित किया। हो सकता है किसी ने कम अवशोषित किया और अत्यधिक क्या कर दिया, परावर्तित किया। इसके आधार पर डिफरेंट टेम्परेट जोन क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये जो टेम्परेट जोन जो निर्मित होते हैं यही एग्रीकल्चर वानिकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है कि जो हम पढ़ते हैं आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पौधे कैसे होते हैं, उप आर्द्र में कैसे होते हैं, शुष्क एरिया में कैसे होते हैं, नमी एरिया में कैसे होते हैं। तो ऐसे करके इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये सूर्य प्रकाश के परावर्तन के ऊपर आधारित है और ये मृदा के द्वारा होता है, जिसे अल्बीडो का नाम दिया गया, अल्बीडो कहते हैं। अब अल्बीडो जो है कितनी मात्रा में सूर्य की प्रकाश परावर्तित हो रहे हैं इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं, चलिए, कि किसी स्थान की सूक्ष्म जलवायु, कोई भी जगह का सूक्ष्म जलवायु है, ये जैसे इस पूरे बड़े एरिया का जलवायु अलग है। यहां एक जो पेड़ जो लगा हुआ है उसके इतने क्षेत्र में हो सकता है छाया पड़ रहा है, यहां यदि सनलाइट यहां से निकल रहा है तो सनलाइट इस तरीके से आ रहा है, तो जो लाइट पौधे पर पड़ेगा तो पौधे से क्या हो जाएगा, परावर्तित होकर चला जाएगा, और जो लाइट जमीन पर पड़ेगा यहां से भी परावर्तित होकर पौधे की तरफ आएगी। तो जो जमीन से जो परावर्तित होकर जो आ रहा है, जो प्रकाश की किरण आया और जमीन से परावर्तित होकर जो पहुंच रहा है,
चाहे ये पौधे पर पहुंचे या ना पहुंचे, यही हिस्सा हम लोगों का अल्बिडो कहलाएगा। अब हम ये बात को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश चाहे डायरेक्ट वे पर इस पर पत्ती पर पड़े या किसी स्थान से टकराकर परावर्तित होकर पत्ती पर पड़े, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अल्बिडो के कारण किसी भी स्थान पर प्रकाश संश्लेषण की मात्रा जो है उसमें अंतर आता है। ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो पादप में वृद्धि बहुत अच्छे से होगा। कम प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसमें वृद्धि भी कम होगा। तो इनके आधार पर कि सूर्य के प्रकाश का कितना हिस्सा प्रकाश संश्लेषण में जा रहा है और कितना हिस्सा प्रकाश संश्लेषण में नहीं जा रहा है, क्योंकि अल्बिडो से जो होगा तो प्रकाश संश्लेषण कम आएगा और प्रत्यक्ष रूप से होगा तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा आएगा। हो सकता है कि इस जगह पर कोई पौधे हैं जिस पर प्रत्यक्ष प्रकाश का किरण ना हो, तो अल्बिडो से पहुंचने वाला जो सूर्य प्रकाश किरण है उससे वो प्रकाश संश्लेषण प्राप्त करे। तो एक फसल के द्वारा एक समय पर कितने प्रकाश संश्लेषण की मात्रा हो रही है, उस प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश की उपयोगिता की मात्रा को बताने के लिए एक गणितीय टर्म लाया गया जिसे कटाई सूचकांक कहते हैं या हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की मात्रा, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा को दर्शाने के लिए एक टर्म लाया गया HI। HI को बोला जाता है हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स या इसी को कटाई सूचकांक के नाम से जाना जाता है। और ये कटाई सूचकांक जो है, जिस जगह का कटाई सूचकांक ज़्यादा होता है अर्थात वहाँ के पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से हुई है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से हुई है अर्थात उस जगह पर अल्बिडो की मात्रा कम थी, अर्थात या कम थी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अल्बिडो का पूरा क्या किया गया, यूज़ किया गया है, हम ये कह सकते हैं। और अल्बिडो का यूज़ किया गया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि सूर्य के प्रकाश को जमीन ने क्या किया, कम से कम अवशोषित किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसे परावर्तित कर दिया। तो कटाई सूचकांक जो रहता है उसका मान कैसे निकाला जाता है, आर्थिक उपज बटे जैविक उपज। HI का जो मान होता है हार्वेस्ट इंडेक्स, ये होता है आर्थिक उपज बटा जैविक उपज का मान होता है इंटू 100 और ये परसेंट हो गया। आर्थिक उपज का तात्पर्य क्या है, अनाज कितना पैदा हुआ। जैविक उपज का तात्पर्य क्या है, अनाज के साथ जो उसका वेस्टेज भी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी तो है जैविक उपज। जैसे हम धान उगाते हैं, हमारे लिए खाने का जो रहता है या अनाज का हिस्सा क्या रहता है, केवल धान की बाली में मौजूद जो दाने होते हैं सिर्फ वो हमारे लिए हैं। तो वो जो धान के दाने का जो उपज है वो आर्थिक उपज है, मगर धान के दाने को निकालने के बाद उसमें जो पैरा जो बच जा रहा है हम लोगों का, वो वेस्टेज जो पार्ट है वो भी तो उपज है, मगर वो जैविक उपज है। तो जैविक उपज में क्या होता है, आर्थिक उपज जो रहता है वो अनाज को रिप्रेजेंट करता है और जैविक उपज जो रहता है अनाज प्लस जो उसमें से वेस्ट जो निकलता है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो कितना अनाज हुआ बटे अनाज और उसके साथ जो वेस्टेज जो हो रहा है उन दोनों का जो रेशियो होता है यही हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। तो जितना ज्यादा अनाज होगा, इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण का सर्वाधिक उस जगह पर क्या हुआ, उपयोग हुआ। तो किसी जगह पर सूर्य की प्रकाश किरण का सर्वाधिक उपयोग कर रहा है कोई पादप, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस जगह की पारिस्थितिकी या उस जगह के जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। और खासकर यदि एक पौधे, दो पौधे या किसी एक निश्चित खेत की बात करते हैं तो उसके सूक्ष्म जलवायु के ऊपर वो सर्वाधिक डिपेंड करता है। तो सूक्ष्म जलवायु एक ऐसा टॉपिक है, उस बात को बता रहे हैं कि एक बड़े जलवायु के अंदर भी अलग अलग हिस्सों की जलवायु अलग अलग हो सकती है और वो जो अलग अलग जो जलवायु होगी उन्हीं अलग अलग जलवायु को हम सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। तो किसी जगह का सूक्ष्म जलवायु दो भागों पर डिपेंड करता है, एक पादप स्तर पर और एक मृदा स्तर पर। पादप स्तर पर 3 तरीके से उनमें प्रभाव आते हैं और मृदा स्तर पर 5-6 प्रकार हैं जिस पर प्रभाव डालते हैं। मगर ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है कि पादप जो है या प्लांट जो है वो प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के बाद कितने अच्छे तरीके से वो हमें आउटपुट दे रहा है। तो ग्रो करना और आउटपुट आना, ये दोनों के दोनों सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। तो सूर्य के प्रकाश की मात्रा
जो है वो अल्बिडो के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से सूर्य का प्रकाश तो किसी प्लांट में पहुंच ही रहा है, मगर यदि उस जगह की भूमि कठोर भूमि हुई तो वो वहां अल्बिडो की मात्रा ज्यादा होगी। अल्बिडो अर्थात सूर्य के प्रकाश का मिट्टी के द्वारा परावर्तित करना, तो परावर्तन का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा और प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश मिलने का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति में इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ज्यादा होगी, और जिसमें प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी वहां अनाज का निर्माण भी बहुत तेजी से होगा, बहुत ज्यादा होगा। यदि वो अनाज की फसल है तो फलदार फसल है तो फल का उत्पादन ज्यादा होगा। अर्थात प्रकाश संश्लेषण वो चीज है, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन जो है वो तय किया जाता है। ये इसके बारे में बात थी। अब इससे आगे के टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, वो है कृषि जलवायु क्षेत्र योजना। अगला हेडिंग आप डालेंगे पारिस्थितिकी के बाद है कृषि जलवायु क्षेत्र योजना, कि ये तो एक जगह की जलवायु, सूक्ष्म जलवायु के ऊपर बात की है, तो इसी प्रकार से अलग अलग स्थान पर जो कृषि के लिए जलवायु है वो अलग अलग हो सकता है। तो जैसे जलवायु अलग अलग होगा उसके आधार पर एक योजना बनाई गई कि किस तरीके से पूरे देश में कृषि की जलवायु के अलग अलग स्तर होने के बावजूद भी हमें अलग अलग स्थानों पर अलग जलवायु होने के साथ ही उपज की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकें। और साथ ही इसमें यह ध्यान देने वाली बात थी कि उपज को तो हम बढ़ा रहे हैं मगर प्राकृतिक संसाधन का ह्रास नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन घटना नहीं चाहिए। तो ये जो टॉपिक है कृषि जलवायु क्षेत्र योजना, अगला हेडिंग डालेंगे आप सभी, कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना, कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की संस्तुति हुई थी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, ये आया था 1988 में 7वें पंचवर्षीय योजना में, 7वें पंचवर्षीय योजना में, 7वें पंचवर्षीय योजना में आया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि जलवायु क्षेत्र योजना लाने का कि क्षेत्रीय संसाधन का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना। बात को ध्यान देंगे, क्षेत्रीय संसाधन का वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करना ताकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण स्तर को बगैर प्रभावित करे हो सके। बात को ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है यहाँ पर। इसका उद्देश्य क्या था इसको लाने का? क्षेत्रीय संसाधन का, क्षेत्रीय संसाधन का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग ताकि बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति बिना पर्यावरण नुकसान के हो सके, बिना पर्यावरण नुकसान के हो सके। यह इसका उद्देश्य था मूल रूप से। 7वें पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया था। अब ये जो टॉपिक है क्षेत्रीय संसाधन का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करना, अर्थात हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के संसाधन मौजूद है। हो सकता है कहीं पर काली मिट्टी मौजूद है तो कहीं पर पीली मिट्टी की अधिकता ज़्यादा है, कहीं रेतीली मिट्टी ज़्यादा है, कहीं पर भाटा या मुरुम से संबंधित मिट्टी ज़्यादा है, कहीं मटासी मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा है, कहीं बारिश बहुत अधिक होती है, कहीं बारिश बहुत कम होती है। ऐसे करके हमारे देश में तो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग क्षेत्र पर मिट्टी में भी बदलाव आ रहा है, जलवायु में बदलाव आ रहा है, वर्षा में बदलाव आ रहा है। इन सब बदलावों के फलस्वरूप भी अलग अलग स्थान पर हम ऐसे उपज लें कि उस जलवायु के आधार पर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें। और उस प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्शन लेने के लिए हम वैज्ञानिक ढंग का या तरीके का हम इस्तेमाल करें। और साथ ही हमें यह ध्यान देना है कि जितना उत्पादन करेंगे वो उत्पादन बिना पर्यावरण नुकसान के हो सके, अर्थात आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, समान रूप से
उत्पादन कर सके। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जगह के जमीन पर इतना ज्यादा रसायन और केमिकल का प्रयोग कर ले रहे हैं कि वो जमीन दोबारा खेती करने के लायक नहीं है। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, एक खराब पर्यावरण छोड़ के जाएंगे, तो ये गलत तरीका है। तो ये जो तरीका अपनाया गया क्या था कि किसी भी संसाधन का या जो भी रीजनल वाइज जो हमारे पास जो संसाधन मौजूद हैं उनका वैज्ञानिक ढंग से ऐसे प्रयोग करें कि उत्पादन स्तर भी बहुत बढ़े और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके को बोला जाता है हॉलिस्टिक अप्रोच, HOLLISTIC, हॉलिस्टिक अप्रोच। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कृषि जलवायु क्षेत्र योजना का मेन पॉइंट क्या था, अर्थात किसके आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र योजना बनाया गया। तो हॉलिस्टिक अप्रोच मेन बिंदु था जिसके आधार पर क्या किया गया था, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग किया गया। अब बढ़ती हुई आवश्यकता, ये बढ़ती हुई आवश्यकता क्या है। एक मनुष्य किसी भी क्षेत्र में रह रहा है तो उस क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकता क्या हो सकते हैं। तो बढ़ती हुई आवश्यकता मूल रूप से 4 F's के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। 4 F हैं, 4 F's के ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और इसी चीज को प्राप्त करने के लिए एग्रो क्लाइमेटिक ACRP, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग या कृषि जलवायु क्षेत्र योजना लाया गया। 4 F क्या क्या थे। तो 4 F में पहला F जो होता है, 4 F के अंतर्गत पहला F है फूड, दूसरा था फाइबर, तीसरा था फॉडर और चौथा था फ्यूल एफिशिएंट लकड़ी। इसकी बात कर रहे हैं। 4 F को आधार मान के आवश्यकता बताया गया कि एक पर्यावरण से हमें क्या क्या आवश्यकता होगी, या कृषि से संबंधित बातें हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगी। पहले तो कृषि से हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है, फूड, अर्थात खाने का पदार्थ मिलता है, चाहे वो कृषि हो चाहे वन हो, दोनों चीजों को इसमें शामिल किया गया। हमें उससे खाद्य पदार्थ मिलता है। फाइबर अर्थात रेशे वाली चीजें मिलती है। फॉडर, फॉडर का मतलब होता है जंगल झाड़ी टाइप की बात किया गया, घास की बात की गई। और फ्यूल एफिशिएंट अर्थात जलाऊ लकड़ी या जलाने के लिए चीजें, ये चारों चीजें आनी चाहिए। कुछ पुस्तक में 5F की भी बात की गई है, 5Fs को भी आवश्यकता में लिया गया है। तो उसमें 5वां बिंदु जो था वो है फीड, फूड के साथ फीड को भी जोड़ दिए तो 5F हो गया। फूड, फाइबर, फॉडर, फ्यूल एफिशिएंट, ये 4 चीजों की आवश्यकता थी, इसको 4F बोला गया। इन्हीं 4F की आवश्यकता बढ़ते जा रही थी। जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो खाद्य पदार्थ का डिमांड बढ़ेगा, रेशे वाली चीजों की डिमांड बढ़ेगी, फॉडर अर्थात घास की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे पशु भी बढ़ते जाएंगे, उनको घास की भी आवश्यकता होते जाएगी। और फ्यूल एफिशिएंट अर्थात जलाऊ लकड़ी की भी आवश्यकता बढ़ेगी। तो एक 5वां बिंदु है फीड, खिलाने के लिए भी। तो इस प्रकार से 4F कह सकते हैं या 5F कह सकते हैं। ये दोनों तरीकों पर, ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे 4F की बात करें चाहे 5F की बात करें, ये जो चीजें हैं ये बढ़ती हुई आवश्यकता को बता रहा है। इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें पर्यावरण का नुकसान नहीं चाहिए और हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो यही तरीका हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच कहलाता है। और ये हॉलिस्टिक अप्रोच को बनाए रखने के लिए ही क्या चीज लाया गया, कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना लाया गया। अब कृषि जलवायु जो क्षेत्रीय योजना थे, ये जो 4F है या 5F है, इसको पाने के लिए 2 चीज किया गया। जल न्यूनता प्लस जल की अधिकता, इन बातों को आधार मानकर संपूर्ण देश को 11 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया था। पहले स्टार्टिंग पे जल न्यूनता और जल अधिकता को आधार मानकर पूरे देश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया था। मगर जब इसी में जल न्यूनता प्लस जल अधिकता के साथ में सस्यन प्रणाली को जोड़ लिया गया और
और इन तीनों को जब आधार बनाया गया, इन तीनों को जब आधार बनाया गया, तब पूरे देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। जैसे मान लो आपको प्रश्न पूछ दिया जाए कि हमारे देश में अभी कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो हमारे देश में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। सबसे शुरुआती जब बनाया गया 1988 में इसको, तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र थे, और उसी वर्ष इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बदल दिया गया। जब 11 कृषि जलवायु क्षेत्र था, तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र बनाने का आधार था जल न्यूनता और जल अधिकता, अर्थात कहां पर पानी कम गिरता है और कहां पर पानी ज्यादा गिर रहा है। उसके आधार पर 11 रीजन में, 11 क्षेत्र में बांटा गया था। मगर कहां पानी कम है, कहां पानी अधिक है, उसके साथ साथ किस हिस्से पर किस प्रकार की फसल होती है, अर्थात सस्यन प्रणाली की बात करते हुए उसको 15 भागों में बांट दिया गया। ये जो 15 भाग हैं, इन 15 भागों के नाम यहां मैं लिख रहा हूं, मगर उन 15 भागों के संबंध में जो डिटेल, जो कंटेंट है कि वो कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं ये 15 भाग, उन राज्यों में वर्षा की स्थिति क्या है, उन राज्यों में मिट्टी की स्थिति क्या है, उन राज्यों में फसल कौन कौन से लिए जाते हैं, उन राज्यों में फसल लेने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इन सब का एक PDF नोट इसी वीडियो में ही आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे और वो PDF आप सेव कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे। मगर यहाँ जो 15 जो जलवायु क्षेत्र हैं, उन 15 जलवायु क्षेत्र का नाम यहाँ नोट कर दिया जा रहा है। जो 15 जलवायु क्षेत्र हैं, जो 15 जलवायु क्षेत्र, 15 जलवायु क्षेत्र में पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, निचली गंगा का क्षेत्र। 15 जो क्षेत्र है, 15 क्षेत्र में पहला है पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र। दूसरा है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। तीसरा है निचला गंगा का हिस्सा, निचला गंगा क्षेत्र तीसरा। चौथा है मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। देखिए निचला गंगा का ये मैदानी क्षेत्र है, मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र और ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। तीसरा, चौथा, ये पांचवा, 5 हिस्से हो गए। ये पांचों हिस्से जो देख रहे हैं ये पूरे के पूरा हिमालय वाला एरिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर आ रहा है, आपका हिमाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, असम आ रहा है। निचले गंगा का क्षेत्र, मध्य गंगा का क्षेत्र, ऊपरी गंगा का क्षेत्र। ऊपरी गंगा के क्षेत्र में उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाता है, मध्य गंगा का क्षेत्र जो है, और निचले गंगा के क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित वाले क्षेत्र आते हैं। इनके अलावा 6वें नंबर पे है पार गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर है पूर्वी पठार और पर्वतीय पठार। 6वां है पार गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर है ऊपरी एवं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का क्षेत्र है 7वां। 8वां हिस्सा जो है हमारा, 8वां नेम है मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र। 9वां है पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र। 10वां दक्षिणी पठार और पर्वतीय क्षेत्र। इसमें है ऊपरी और पूर्वी पठार है, इसमें मध्य पठारी क्षेत्र हो गया, फिर पश्चिमी पठारी क्षेत्र हुआ और दक्षिणी पठारी क्षेत्र हुआ। 9वां 10वां, ये 10 हो गए। देखें हिमालय में पश्चिम हिमालय, पूर्व हिमालय, गंगा में निचला, मध्य और ऊपरी और पार गंगा, 4 क्षेत्र गंगा के हो गए। पठार की बात करेंगे तो पूर्वी पठार, मध्य पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पठार की बात हो गई। अब इसके बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, गुजरात मैदान। 11 जो हैं पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ये 12 हुआ। 13वें नंबर पे आता है, जब हम 13वें की बात करते हैं, गुजरात मैदान, फिर पश्चिमी सूखा क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये गुजराती मैदान क्षेत्र हुआ,
गुजराती मैदान का क्षेत्र, पश्चिमी सूखा क्षेत्र, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इस तरीके से 15 एग्रो क्लाइमेट इकोनॉमिकल जोन में देश को बांटा गया। ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जो इकोनॉमिकल जोन है, इनको बांटने के लिए मूल रूप से जो चीज था वो हमने देखा कि भाई जल अधिकता, जल न्यूनता और शासन प्रणाली के आधार पर इन्हें बांटा गया है। ये 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है, इनके 73 उप क्षेत्र भी हैं। 15 तो क्षेत्र हुए और इस 15 के 73 उप क्षेत्र भी हैं, इनके अंदर में बांटा गया है इनको। तो देखिए हिमालय में कौन कौन से मिल रहे हैं अपने को। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में आप देखेंगे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ये 2 क्षेत्र हुआ। गंगा की बात करते हैं तो 4 हिस्से गंगे के हो गए, निचला गंगा, मध्य गंगा, ऊपरी गंगा और पार गंगा। जब पठार की बात करते हैं, ऊपरी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी पठार हो गया। मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय और गुजरात का मैदान करके 3 ये हिस्सा हो गया। पश्चिमी सूखा क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ऐसे करके इन 15 नाम को याद करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से है। जैसे हिमालय की बात करेंगे तो पश्चिमी और पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हुआ। गंगा की बात करेंगे तो पार गंगा, पूर्वी गंगा, निचला, मध्य और पार गंगा के क्षेत्र की बात हो गई। पठार में बात करेंगे तो पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी पठार की बात हो गई। तटीय मैदान में पूर्वी तट और पश्चिम तट तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो उसके आधार पर पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की बात हुई, और साथ ही गुजरात का मैदान है। सूखा क्षेत्र में पश्चिमी सूखा क्षेत्र अर्थात ये राजस्थान वाले हिस्से को कवर करता है, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इनके इस 15 क्षेत्र को 73 उप क्षेत्र में भी क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये तो था कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। इनके डिटेल्स जो हैं आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा उस पॉइंट को। मगर जैसे ही ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र के में ये देखा गया कि जो कृषि जलवायु क्षेत्र जो होता है, जैसे एक कृषि जलवायु क्षेत्र की हमने बात किया, तो कृषि जलवायु क्षेत्र के बाद आता है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। इसी पर एक नया पॉइंट जो है वो आता है कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र। तो कृषि पारिस्थिति इसको बोला जाता है एग्रो इकोनॉमिकल जोन, AEZ कहा जाता है, एग्रो इकोनॉमिकल जोन। एग्रो इकोनॉमिकल जोन क्या रहते हैं कि देखो, पर्यावरण क्षेत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। हमारे पर्यावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी सजीव इसके जैव घटक कहलाते हैं, मगर वायु, पानी, मृदा ये इसके अजैव घटक है। तो भौतिक घटक को, मौसम को निर्धारित करने वाले कारक है प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा, ताप, वायु और वेग। ये जितने भी चीजें हैं ये शामिल रहते हैं। तो भू आकृति, मृदा के प्रकार और मृदा की दशा में एक समान वाले कृषि जलवायु क्षेत्र का वह भाग है जो जलवायु और वृद्धि काल की लंबाई पर स्पष्ट प्रभाव डालता हो, कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कहलाता है। बहुत स्पष्ट परिभाषा है, परिभाषा जैसे लिखेंगे तो भू आकृति, मृदा के प्रकार और मृदा की दशा। भू आकृति, मृदा के प्रकार एवं मृदा के दशा, प्रकार एवं दशा में एक समान वाले कृषि जलवायु क्षेत्र, अर्थात ऐसा कृषि जलवायु क्षेत्र हमने लिया जिस कृषि जलवायु क्षेत्र में भू आकृति एक जैसा हो, मृदा के प्रकार एक समान हो और वहां मृदा की दशा भी क्या हो, एक समान हो। तो उस क्षेत्र का यह भाग जहां जलवायु और वृद्धि काल की लंबाई पर स्पष्ट प्रभाव डालता हो, अर्थात ये तीनों के तीनों सेम हो किसी जगह पर, किसी ACRP एरिया पर जो है ये सेम हो, और सेम होने के साथ उसके समय काल पर जब ये विशेष प्रभाव डालते हैं तो उसे कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत को 21 कृषि पर्यावरण क्षेत्र में बांटा गया है। भारत में कितने हैं, हमारे यहाँ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 21 एग्रो इकोनॉमिकल जोन है या कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है। 21
संख्या पूछा जा सकता है। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 15, मगर कृषि पर्यावरण क्षेत्र कितने हैं या पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं, तो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र जो होते हैं वो हमारे 21 हैं। 21 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के भी नाम आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, उस पीडीएफ पर मैं डाल दिए रहूँगा, क्योंकि ये नाम भी काफ़ी हद तक इन्हीं नामों से मैच करते हुए हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, कृषि जलवायु क्षेत्र योजना और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में अंतर यह है, कृषि जलवायु में क्या होता है, एक स्तर का जलवायु दूसरे जगह के जलवायु से क्या होता है, भिन्न होता है। अब एक स्तर के जलवायु के अंदर ही भू आकृति, मृदा के प्रकार और मृदा की दशा उस जगह के जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसे कहा जाता है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। तो ये कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के 21 प्रकार होते हैं और इन 21 प्रकार के जो क्रम है वो आपको दे दिया जाएगा। उन सभी क्रम पे मृदा के प्रकार क्या है, वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए होती है और कौन कौन से फसल वहाँ प्रमुख हैं, वो टेबल कंटेंट आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इनमें जो मुख्य रूप से याद करने की बात है, एक तो इनके नाम याद रखने हैं, दूसरा इनकी संख्या याद रखना है, तीसरा हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या था उसको आपको पढ़ना आवश्यक है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किस चीज़ का सूचक है इसके बारे में जानना हमें आवश्यक था। हमने इन चीज़ के बारे में अभी बात किया। अगले क्लास में हम फसल उत्पादन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसमें भी कुछ गणितीय टर्म हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, और फसल उत्पादन के पश्चात हम विभिन्न प्रकार के फसल के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर जाकर हम कृषि वानिकी, हमारे सिलेबस में जैसा है सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, हम वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।